हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत लेक्चर ऑफ सीरीज में हम पढ़ेंगे कोहेरेंस के बारे में, कला संबद्धता के बारे में। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऑप्टिक्स पढ़ने जाते हैं, लेकिन कोहेरेंस या कला संबद्धता क्या है, हमेशा इसका कन्फ्यूजन बना रहता है। तो चलिए बच्चों, हम कोहेरेंस के बारे में इस लेक्चर में बात करते हैं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको कोहेरेंस या कला संबद्धता वेव्स के बीच में क्या होती है ये समझ में आ जाए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नाउ कोहेरेंस, व्हाट इज कोहेरेंस या कला संबद्धता, दो तरंगों की कला संबद्धता क्या होती है। ओके, द लाइट वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, same wavelength, and the waves whose phase difference remains constant with time and space are called the coherent waves, and this process of maintained phase is known as coherence, and the light sources that emit such type of waves are called coherent sources. Okay, मतलब वो तरंगे, वो प्रकाश तरंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति और वेवलेंथ सेम होते हैं और समय तथा स्पेस के साथ उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट बना रहता है, फेज डिफरेंस नियत बना रहता है, ऐसे वेव्स को हम कोहेरेंट या कला संबद्ध तरंगे कहते हैं। और जिन वेव्स में ये घटना, ये फिनोमेना, ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, उस घटना को और इस प्रॉपर्टी को हम कोहेरेंस या कला संबद्धता कहते हैं। और जिन सोर्सेज से ऐसी तरंगें निकलती हैं जिनके बीच का फेज समय और स्पेस के साथ मेंटेन रहता है, दूरी के साथ मेंटेन रहता है, उन्हें हम कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं। ओके, ये कोहेरेंस जो होता है, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं। द फर्स्ट इज टेम्पोरल कोहेरेंस, जो कि क्राइटेरिया ऑफ टाइम पर बेस्ड है, और दूसरा क्या है, दिस इज़ द स्पेशियल कोहेरेंस, जो कि क्राइटेरिया ऑफ स्पेस पर बेस्ड है। मतलब आगे हम बात करेंगे कि जो तरंगे टाइम के साथ कांस्टेंट फेज डिफरेंस शो करती है उन्हें टेम्पोरली कोहेरेंट वेव्स कहते हैं और प्रोसेस को टेम्पोरल कोहेरेंस कहते हैं। और जिन तरंगों का फेज स्पेस के साथ मेंटेन रहता है उन्हें हम स्पेशली कोहेरेंट वेव्स या इस फिनोमेना को स्पेशल कोहेरेंस कहते हैं। नाउ टेम्पोरल कोहेरेंस, व्हाट इज द टेम्पोरल कोहेरेंस, तो इसे समझने का प्रयास करते हैं। द टेम्पोरल कोहेरेंस डिस्क्राइब्स द कोरिलेशन बिटवीन द वेव्स ऑब्जर्व्ड एट डिफरेंट मोमेंट्स इन टाइम। Temporal coherence is the measure of the average correlation between the value of wave and itself delayed by time tau at any pair of times। मतलब वो तरंगे, अगर दो तरंगे हम कंसीडर करते हैं और उनका समय के साथ उनके बीच में क्या कोरिलेशन है, अगर वो कोरिलेशन, जो भी कोरिलेशन उनके बीच में है या जो भी फेज डिफरेंस उनके बीच में है, अगर वो टाइम के साथ मेंटेन रहता है तो डेट आर कॉल्ड कोहेरेंट वेव्स और द प्रोसेस इज कॉल्ड द टेम्पोरल कोहेरेंस। आगे हम समझते हैं द टेम्पोरल कोहेरेंस टेल्स अस हाउ मोनोक्रोमैटिक अ सोर्स इज। मतलब जो सोर्स जितना ही ज़्यादा मोनोक्रोमैटिक होगा, मतलब जो स्रोत प्रकाश का एक वर्णी प्रकाश स्रोत होगा, उनमें टेम्पोरल कोहेरेंस उतना ही हाई ऑर्डर का पाया जाता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन टेल दैट इट कैरेक्टराइजेस हाउ वेल अ वेव कैन इंटरफेयर विद itself एट अ डिफरेंट टाइम। यानी डिफरेंट टाइम पर वो किस प्रकार से इंटरफेरेंस या व्यतिकरण प्रोड्यूस करती हैं। मतलब अगर किसी भी वेव्स में एक उच्च क्वालिटी का इंटरफेरेंस, मतलब हाईली कंट्रास्ट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस मिलता है, तो वो कोहेरेंट वेव्स होती हैं। मतलब उन वेव्स का फेज जो है समय और स्पेस के साथ नियत रहता है, और इस तरह का जो वेव होता है उन्हें टेम्पोरली कोहेरेंट वेव्स कहते हैं। और टेम्पोरल कोहेरेंस को हम आगे इस प्रकार समझते हैं कि टेम्पोरल कोहेरेंस को जो मेजर करने का पैरामीटर होता है वो टाइम होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो वो कौन सा टाइम होता है जिसमें हमारी वेव्स कोहेरेंस शो करती हैं,
तो उन्हें हम क्या कहते हैं, टेम्पोरल कोहेरेंट टाइम कहते हैं या टाइम ऑफ कोहेरेंस कहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, द एवरेज इंटरवल ऑफ टाइम, यानी ऐसा टाइम, ऐसा औसत समय फॉर विच डिफिनिट फेज रिलेशनशिप एग्जिस्ट इज कॉल्ड कोहेरेंस टाइम, यानी जिस समय के लिए, जितने समय के लिए कोई भी दो वेव्स के बीच में एक डिफिनिट फेज रिलेशनशिप मेंटेन रहता है या उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो मेंटेन रहता है, उस टाइम को हम कोहेरेंस टाइम टाउसी कहते हैं। ओके, वो टाइम टाउसी कहलाता है जितनी देर तक के लिए, जितने समय तक के लिए दो वेव्स आपस में कोहेरेंट होती हैं। अब अगर हम ये कहें कि टाइम बराबर जीरो, टाउ बराबर जीरो, यानी जब दो वेव्स को हम एकदम स्टार्टिंग में कंसीडर करेंगे तो उस समय वो क्या कहलाएंगी, उनका फेज जो भी रहेगा वो तो निश्चित रहेगा उस समय पर, जब हम किसी भी पर्टिकुलर टाइम से स्टार्ट करते हैं। डिफरेंसेस तो हमें कुछ देर बाद समझ में आएगा कि फेज कांस्टेंट बना है कि नहीं बना है। तो इसलिए जब टाउ बराबर जीरो होता है, यानी एट जीरो टाइम व्हेन द टू वेव्स इन द फेज डिफरेंस टर्म आर कंपेयर्ड, जब फेज डिफरेंस के टर्म्स में दो वेव्स को कंपेयर करते हैं तो टाउ बराबर जीरो पर उनके बीच में डिग्री ऑफ कोहेरेंस जो होता है वो परफेक्ट होता है, बहुत हाई होता है। ये डिग्री ऑफ कोहेरेंस को हम गामा पैरामीटर से रिप्रेजेंट करते हैं और गामा इक्वल टू 1 जो होता है वो परफेक्टली कोहेरेंट को शो करता है और गामा इक्वल टू 0 जो होता है वो जीरो कोहेरेंस को शो करता है। ओके, वेयर इज ड्रॉप सिग्निफिकेंटली एज डिले या टाइम पासेस टी इक्वल टू टाउसी, मतलब जब टाइम का मान टाउसी तक पहुंचता है तब तक तो कोहेरेंस है, लेकिन जैसे ही टाउ सी से थोड़ा ज़्यादा हुआ है, टाउ सी पर हुआ, तो उसके बाद हम देखेंगे वेव्स को तो उसके बाद कोहेरेंस ख़त्म। क्योंकि देखिए हमने कहा क्या, वो समय जितनी देर तक वेव्स आपस में कोहेरेंट होती है उस समय को हम कोहेरेंस टाइम कहते हैं। जब कोहेरेंस टाइम ही ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद वेव्स कहाँ से कोहेरेंस रहेंगी। ओके, तो व्हेन टाउ इज इक्वल टू टाउ सी और टाउ ग्रेटर देन टाउ सी, तो वेव्स जो होती हैं इनकोहेरेंट होती हैं। बट इफ टाउ लेस देन टाउ सी देन वेव्स आर कोहेरेंट। ओके, एंड फॉर टाउ ग्रेटर देन टाउ सी द वेव्स आर 100% इनकोहेरेंट। अब कोहेरेंस लेंथ की बात करते हैं। कोहेरेंस लेंथ क्या होता है? द कोहेरेंस लेंथ एलसी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस द वेव ट्रेवल्स इन टाइम टाउ सी, यानी कोहेरेंस टाइम टाउ सी के अंतराल में वेव जितनी दूरी ट्रेवल करती है उसी डिस्टेंस को हम कोहेरेंस लेंथ कहते हैं। मतलब कोहेरेंस टाइम के दरमियान चली गई दूरी जो होती है वेव के द्वारा वही कोहेरेंस लेंथ कहलाता है, इसे एलसी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, दूसरे शब्दों में बात करें तो हम कह सकते हैं कि द डिस्टेंस कवर्ड या द डिस्टेंस ओवर विच द फेज डिफरेंस ऑफ द वेव्स रिमेन कांस्टेंट, मतलब जितने डिफरेंस तक में वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा उसे हम कोहेरेंस लेंथ कहेंगे। ओके, अब कोहेरेंस टाइम एंड लेंथ कैन बी मेजर्ड बाय द माइकलसन इंटरफेरेंस। एक एक्सपेरिमेंट माइकलसन नामक साइंटिस्ट ने किया था। यहाँ पे हम केवल एक्सपेरिमेंट का नाम बता रहे हैं कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा कोहेरेंस टाइम और कोहेरेंस लेंथ को मेजर किया जाता है। ओके, अब इन स्लाइड्स में हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं जो कि टेम्पोरली कोहेरेंट वेव्स को शो कर रहा है। लेट अस सपोज ये पिक्चर क्या शो कर रहा है, दिस पिक्चर शोज अ वेव कंटेनिंग ओनली अ सिंगल फ्रिक्वेंसी, मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट को, यानी एक वर्णी प्रकाश, इसकी एक तरंगदैर्घ्य होगी, एक फ्रिक्वेंसी होगी। ठीक है, जब ऐसी तरंगें हैं तो दिस इज परफेक्टली कोरिलेटेड विद सेल्फ एट ऑल द टाइम डिलेज, यानी जो मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव होती है ये खुद से ही हमेशा इनफाइनाइट टाइम के लिए क्या होती है, कोहेरेंट होती है। जैसे लेट अस सपोज दैट ये रेड वेव है। ठीक है, रेड वेव के बाद इसी का एक दूसरा कॉपी है जिसको हम ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जस्ट अपोजिट फेज में है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको टाइम के साथ देखते जाएं आगे की तरफ तो देख रहे हैं, चाहे हम इस रीजन में देखें चाहे इस रीजन में देखें, यहाँ पे टी टाइम का डिफरेंस है, यहाँ पे देखिए टी और 2t मतलब टाइम डिफरेंस टी है, यहाँ भी टाइम डिफरेंस टी है। तो हर टाइम डिफरेंस टी के अंतराल में चाहे 2t के अंतराल में हम देख रहे हैं कि हर समय इन वेव्स के बीच का फेज जो है कांस्टेंट बना हुआ है, वेव्स की आकृति समान बनी है। 2t इंटरवल के बीच में 4
बार मैक्सिमम मिनिमम आ रहे हैं, और टी टाइम इंटरवल के बीच में हम देख रहे हैं दो ब्लॉक्स, एक ये जो कि यहाँ 0 से लेकर 10t तक का जो टाइम देखा गया है सब में समान है, और ये टाउ से इन्फाइनाइट है, मतलब आगे भी ऐसा ही रहेगा। तो इस तरह की वेव्स जो है ये परफेक्टली कोहेरेंट वेव्स हैं, और मोनोक्रोमेटिक लाइट में ऐसा होता है 100%। नाउ अब इस वेव को देख लें, तो ये वेव क्या दिखा रहा है, आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे रेड लाइन ओरिजिनल लाइट है, और ग्रीन लाइट जो है वो कॉपी है इसकी। तो इसमें क्या शो हो रहा है, अ वेव हुज फेस ड्रिफ्ट्स क्विकली विद हैव अ शॉर्ट कोहेरेंस टाइम। यहाँ पे क्या है, ये वेव्स क्या है, इनका फेस जो है तो क्विकली ड्रिफ्ट कर रहा है, बहुत जल्दी ड्रिफ्ट कर रहा है, शिफ्ट हो रहा है एक दूसरे से। तो यहाँ पे क्या है, ये शॉर्ट कोहेरेंस टाइम है इनके लिए, ठीक है, इनका कोहेरेंस टाइम शॉर्ट है, ये बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए आपस में कोहेरेंस शो करती हैं। जैसे हम देख लें तो हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये कोहेरेंस शो कर रही है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे देख रहे हैं, इसका बॉटम यहाँ ब्लू का, ग्रीन का बॉटम यहाँ, रेड का बॉटम यहाँ, और आगे जाएंगे तो देखिए एकदम साफ अपोजिट हो गया, ब्लू का बॉटम यहाँ, अरे रेड का बॉटम यहाँ और ग्रीन का बॉटम यहाँ। अब ऊपर की तरफ देखिए, रेड का टॉप यहाँ पे है, ग्रीन का टॉप यहाँ पे है, ये पूरी तरह से फेज में शिफ्ट हो चुकी है, ठीक है। तो हाफ टाइम इंटरवल के लिए ही ये कोहेरेंट है। तो ये पिक्चर में हम देख रहे हैं कि इस टाइप की जो वेव्स हैं दीज आर परफेक्टली इनकोहेरेंट वेव्स। बाकी जो पिक्चर का स्पेसिफिकेशन इसमें शो किया गया है कि एट एनी पर्टिकुलर टाइम द वेव कैन इंटरफेयर परफेक्टली विद दिस डिलेड कॉपी। किसी समय पे ये परफेक्टली इंटरफेयर करेंगी, ठीक है, जहाँ पे ये सेम, जैसे ये सेम फेज है, ये सेम फेज है, तो यहाँ पे परफेक्टली इंटरफेरेंस कर लेंगे, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। और यहाँ पे देखिए जस्ट अपोजिट में मिलेंगे, यहाँ पे देखिए रेड इसी पर इसका बॉटम है, ग्रीन का यहाँ पे टॉप है, तो यहाँ पे अपोजिट फेज में मिलेंगे दोनों, तो यहाँ पे इंटरफेरेंस परफेक्टली डार्क होगा, ओके। But since half the time the red and green waves are in phase and half the time these are out of phase, when averaged over t, any interference disappears at this delay। मतलब चूँकि हाफ टाइम इंटरवल पे ये कभी फेज में है और कभी आउट ऑफ फेज में है, और जब ओवरऑल इसका टाइम का एवरेज किया जाएगा तो ये पाया जाएगा कि इनके बीच का इंटरफेरेंस मिलेगा ही हमें नहीं, क्योंकि जहाँ पे हमें ब्राइट मिल रहा था तो वहाँ पे डार्कनेस दिखने लगी, जहाँ पे डार्क मिलता रहेगा वहाँ पे ब्राइटनेस दिखने लगेगी। इस वजह से एक यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन, एक यूनिफॉर्म लाइट चारों तरफ दिखेगी, जिस वजह से ऐसी लाइट्स जो है कभी भी एक परफेक्ट इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस नहीं करती है, ओके। तो दिस टाइप ऑफ वेव्स आर टेम्पोरली इनकोहेरेंट, ओके। और जो पहली स्लाइड में दिखाया था जस्ट इसके पहले, वो क्या है, टेम्पोरली परफेक्टली कोहेरेंट थी, ठीक है। तो ये लाइट्स अच्छा इंटरफेरेंस नहीं प्रोड्यूस करेंगी, और जो इसके पहले स्लाइड में मोनोक्रोमेटिक लाइट का पिक्चर दिखाया गया था वो परफेक्टली कोहेरेंट वेव्स को प्रोड्यूस करती, शो करती है, और इंटरफेरेंस पैटर्न बहुत अच्छा प्रोड्यूस करती है। नाउ वी टॉक अबाउट द स्पेशियल कोहेरेंस, कि स्पेशियल कोहेरेंस क्या होता है। स्पेशियल मतलब स्पेस से रिलेटेड। तो ये कोहेरेंट क्या शो करता है, द स्पेशियल कोहेरेंस डिस्क्राइब्स द कोरिलेशन बिटवीन वेव्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन स्पेस, आइदर लैटरल और लॉन्गिट्यूडनल। चाहे हम किसी स्पेस में अलॉन्ग द लाइन देखें, चाहे लाइन के परपेंडिकुलर दिशा में देखें, ये हमेशा क्या बताती है, स्पेस पे अलग अलग पॉइंट्स लिया जाए सेम इंटरवल पर, और देखा जाए कि क्या फेज उनका उन पॉइंट्स पर सेम है, और ये अगर डिस्टेंस के साथ सेम बना रहता है तो ऐसे वेव्स को हम स्पेशली कोहेरेंट वेव्स कहते हैं, ओके। द स्पेशल कोहेरेंस इज द क्रॉस कोरिलेशन बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ वेव फॉर ऑल दी टाइम्स, यानी सभी टाइम पर दो वेव्स के बीच का क्रॉस कोरिलेशन को ये बताती है at any 2 points, okay। If a wave has only one value of amplitude over an infinite length, it is perfectly spatially coherent। यानी किसी इनफाइनाइट लेंथ पे इसका एम्पलीट्यूड अगर एक सिंगल ही एम्पलीट्यूड रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, परफेक्टली कोहेरेंट कहलाएगा। अब अगर आपको इस प्रकार से ना समझ में आए ये डिफिनेशन, तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि कोई भी लाइट सोर्स है, मान लिया कि ये जो है एक लाइट सोर्स है, इस लाइट सोर्स से जो प्रकाश किरण है वो सभी दिशाओं में संचरित हो रही है। तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि ये जो वेव है इससे दो किरणें निकल रही है, किस दिशा में जा रही है, किस दिशा में जा रही है, बाकी को हमने कंसिडर नहीं किया है। अब अगर हम स्पेशली देखें तो हम इसी वेव की लाइन पे हमने दो पॉइंट्स कंसिडर किया, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम देखें
तो ए बी पॉइंट पर अगर वेव का फेज यहाँ पे, चूँकि ये सेमी फेज वेव है तो इसका फेज यहाँ पे है जो है, इसका फेज जो यहाँ पे है, तो ए बी के अंतर्गत ये फेज अगर मेंटेन रहता है और अगर जो भी वेव्स के बीच कोहेरेंस लेंथ है जो कि हमने बताया था, वो लेंथ, वो डिस्टेंस कवर्ड बाय दी वेव्स जो कि कोहेरेंस टाइम के अंतर्गत वेव के द्वारा चली गई होती है, तो उसे कोहेरेंस लेंथ कहते हैं। तो मान लेते हैं अगर ए बी का मान कोहेरेंस लेंथ से बहुत कम है तो वेव्स क्या होंगी, हाईली डिग्री ऑफ कोहेरेंस शो करेंगी। ठीक है, इनके पास अगर कोहेरेंस लेंथ के अंतर्गत बिलोंग करेंगी तो जाहिर सी बात है कोहेरेंस लेंथ क्या शो करता है, वो लेंथ जिसके अंतर्गत, जिसके विद इन दैट लेंथ द वेव्स आर कोहेरेंट। ओके, तो जब ए बी कोहेरेंस लेंथ से कम होगा तो जाहिर सी बात है कि वेव्स आपस में कोहेरेंट होंगी, कला संबंध होंगी। लेकिन ए बी के बराबर हो या ए बी से बहुत ज़्यादा, मतलब सॉरी ए बी का मान एल सी से बहुत ज़्यादा होने पर क्या होता है, देयर इज़ नो कोहेरेंस बिटवीन दी ए बी या बिटवीन दी वेव्स। बिटवीन ए बी का मतलब बिटवीन लेंथ ए बी। अगर ए बी का मान सपोज एल सी खाली यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, और ए बी का मान एल सी से ज़्यादा हो गया है, ठीक है, एल सी खाली यहाँ से यहाँ तक है, अब उसके बाद एल सी खाली यहाँ से यहाँ तक है, अब उसके बाद ए बी का मान एल सी से बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वेव्स तो कोहेरेंट खाली इस रीजन में है ना, तो इसके बाद कहाँ रहे, और ए बी उससे बड़ा है तो एल सी के बाहर इस रीजन में और एल सी के बाहर इस रीजन में वेव्स कहाँ से कोहेरेंट होंगी, नहीं कोहेरेंट होंगी। ठीक है, तो उनका डिग्री ऑफ कोहेरेंस अगर ए बी का मान एल सी से ज़्यादा है तो वहाँ पे डिग्री ऑफ कोहेरेंस एकदम जीरो या ना के बराबर होगा। ओके, तो जब कभी भी विद इन द स्पेस कोई सोर्स लाइट को रिफ्लेक्ट करता है या लाइट सोर्स जो है वेव्स को इमिट करता है, लाइट वेव्स को, और किन्हीं भी दो पॉइंट्स पर अगर लाइट सेम फेज मेंटेन रखती है तो इस प्रकार के सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, स्पेशल कोहेरेंस कहते हैं, और लाइट्स को स्पेशली कोहेरेंट वेव्स कहते हैं। अब इसी वेव में अगर हम एक जस्ट ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट सी कंसीडर करते हैं तो इस सोर्स से सी की दूरी और ए की दूरी सेम है, तो यहाँ से वेव चलते हुए जिस फेज में ए पर मिलेगा उसी फेज में यहाँ से सी पर भी मिलेगा, तो ए और सी पॉइंट भी सेम फेज के पॉइंट हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक का ये पॉइंट और ये पॉइंट ये भी स्पेशली कोहेरेंट होंगे। ओके, अब स्पेशल कोहेरेंट कैसे मेजर किया जाता है, किन एक्सपेरिमेंट्स में इसे देखा गया है, तो आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखें तो इस एक्सपेरिमेंट जो ये एक्सपेरिमेंट में जो भी वेव्स होती हैं कोहेरेंट वेव्स, वो स्पेशली कोहेरेंट वेव्स होती हैं। ओके, अब इन तीन पिक्चर्स को हम देखें तो आप समझने की कोशिश करिए कि इस पिक्चर में जो कोहेरेंस लेंथ है वो इनफाइनाइट है, तो मतलब ये जो प्लेन वेव फ्रंट है, ये प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन वेव की लाइट है, ये इनफाइनाइट लेंथ तक देखिए कोहेरेंट बनी हुई है, जो फेज यहाँ पे है, जो डिफरेंस यहाँ पे है, वही देखिए आगे तक भी बना हुआ है। ये क्या है, ये प्लेन वेव फ्रंट नहीं है, ये एक पैटर्न है किसी भी वेव का। अब इस पैटर्न में आप देखिए यहाँ पे भी कोहेरेंस लेंथ एल सी का मान इनफाइनाइट है, तो ये भी क्या है, इनफाइनाइट लेंथ तक कोहेरेंट बनी रहेगी। ठीक है, बट इस पिक्चर में देखिए, इस पिक्चर में क्या है, ये भी एक फाइनाइट नेचर है किसी वेव का, लेकिन वेरिंग प्रोफाइल है इसका, इस वेव फ्रंट का प्रोफाइल जो वेरिंग है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। अब यहाँ पे आप देखने की कोशिश करिए कि कोहेरेंस लेंथ का मान यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, एल सी का मान यहाँ से यहाँ तक है। तो चूँकि एल सी का मान लिमिटेड है तो आप देख सकते हैं कि ये जो पैटर्न है यहाँ पे भी यही है, यहाँ पर भी यही है, इस जगह भी यही पैटर्न है, इस जगह भी यही पैटर्न है। तो जहाँ तक एल सी है ये पैटर्न वेव का देखिए यहाँ से यहाँ तक आ रहा है ना, नीचे की बात मत करिए, इतने रीजन में हम देखें तो यहाँ पे देखिए वेव का पैटर्न एकदम कांस्टेंट बना हुआ है, लेकिन इसके जैसे ही आगे जाते हैं देख रहे हैं यहाँ कुछ और नेचर है, यहाँ कुछ और नेचर है, इधर कुछ और नेचर है, तो नेचर चेंज हो रहा है। तो इसका कोहेरेंस कहाँ तक है, वेव्स आर परफेक्टली कोहेरेंस विद इन दिस रीजन, इसके बाद नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये स्पेशली कोहेरेंट हुआ क्योंकि स्पेस में ये यहाँ तक ही कोहेरेंट है। ठीक, ओके बच्चों, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि व्हाट आर दी कंडीशन फॉर दी लाइट सोर्सेज टू बी कोहेरेंट। दो लाइट सोर्सेज में कोहेरेंट होने की क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं। तो ये शर्तें निम्न प्रकार है, बोथ दी सोर्सेज शुड बी मोनोक्रोमैटिक और हैविंग द सेम वेवलेंथ, और द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स मस्ट बी जीरो और रिमेन कांस्टेंट। मतलब कि दोनों जो सोर्सेस हैं जो लाइट वेव्स को इमिट कर रही हैं वो एक वर्णी होनी चाहिए, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है
एक ही होना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक वर्णीय प्रकाश का वेवलेंथ जो होता है वो सिंगल होता है। एक ही तरंगदैर्घ्य की प्रकाश एक रंग का प्रकाश उत्सर्जित करती है, ठीक है। और इन प्रकाश स्रोतों के बीच में फेज डिफरेंस या तो जीरो हो या सेम फेज के हो, या उनके बीच का फेज डिफरेंस जो है वो समय और स्पेस के साथ में कांस्टेंट बना रहना चाहिए, ठीक है। बिना इन दो कंडीशंस के कोई भी लाइट तरंगे जो है आपस में कोहेरेंट नहीं हो सकती हैं, ओके। अब हम बात करेंगे कि वाई द टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर कोहेरेंट। दो इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र प्रकाश के स्रोत आपस में कोहेरेंट या कला संबद्ध क्यों नहीं हो सकते। तो इसका कारण ये है कि एनी सब्सटेंस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स। किसी भी सब्सटेंस में जो होते हैं असंख्य नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। ये एटम्स असंख्य जो होते हैं अपने अपने परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के अनुसार इनमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर पाए जाते हैं। तो कोई भी एटम जब भी नेचुरल अवस्था में होता है तो वो लो एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है, इस वजह से वो ग्राउंड स्टेट में रहता है। तो दिस इज n=10 लेवल इज द ग्राउंड स्टेट। इसके बाद 3, 4 and 5 and 6 ऑल दिस स्टेट्स सो द एक्साइटेड लेवल्स, ओके। तो व्हेन जब कभी भी कोई भी एटम को खुद के अगल बगल के एटम्स के वाइब्रेशन के द्वारा या कहीं बाहरी एजेंसी के द्वारा एनर्जी मिलती है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में चला जाता है। यहाँ जाने के बाद ये इसके रुकने की प्रोबेबिलिटी जो है 10⁻⁸ या 10⁻⁻8 सेकेंड तक की होती है। इतनी देर तक ये एटम यहाँ पे रुकने के बाद वापस से डायरेक्ट यहाँ से यहाँ फॉल कर सकता है ग्राउंड स्टेट में, या जो मीडिएटर स्टेट्स हैं जैसे यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ एंड लास्टली यहाँ से यहाँ आता हुआ फिर से ग्राउंड स्टेट में वापस चला आता है, ठीक है। तो जब कभी भी ये जैसे एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लोअर लेवल से हायर लेवल में जाता है, उसी प्रकार जब ये हायर लेवल से लोअर स्टेट में जंप करता है इलेक्ट्रॉन या एटम, तो क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है। अब ये एनर्जी रिलीज किस पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है कि किन एनर्जी लेवल्स के बीच में एटम फॉल करता है। तो जिन एनर्जी लेवल्स के बीच में एटम फॉल करेगा उन एनर्जी लेवल्स का एनर्जी जो होती है करस्पॉन्डिंग एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए ΔE = hν को यूज़ करते हुए हम क्या निकालते हैं? हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, क्योंकि h का मान तो पता है सबको, दिस इज द प्लांक कांस्टेंट, और ΔE दो एनर्जी स्टेट्स जिनके बीच में एटम फॉल करता है उनका एनर्जी डिफरेंस है। तो इसको वैल्यू पुट करते हुए न्यू की वैल्यू निकल आएगी, यहाँ से। इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो h का मान पता है, c का मान पता है, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा का मान निकाल सकते हैं, ओके। तो इस प्रकार से ये समझ में आ जाता है कि जो एनर्जी डिफरेंस आया है उसका रिस्पेक्ट में जो भी वेव इमिट हो रही है, यानी जब कि कोई एटम हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में फॉल करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है वो उत्सर्जित होता है, वो रिलीज होता है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंतर्गत कौन सी वेव निकलेगी ये डिपेंड करेगा कि किस वेवलेंथ की किस तरंगदैर्घ्य की किरण निकल रही है। अगर वो तरंगदैर्घ्य विजिबल लाइट की रेंज में फॉल करता है तो निकलने वाली तरंगों को हम देख सकते हैं और वो प्रकाश तरंगे होंगी, ठीक है। अब ये प्रकाश तरंगे कोहेरेंट क्यों नहीं होंगी? क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि सारे एटम्स एक साथ हायर स्टेट में जाएं और एक साथ अपर स्टेट से लोअर स्टेट में फॉल करें। कोई एटम डायरेक्ट फॉल कर सकता है, कोई मीडिएटर स्टेजेस से होते हुए फॉल कर सकता है। इसलिए जो लाइट्स इमिट हो रही हैं वो एक साथ नहीं इमिट होती हैं, इसलिए कोहेरेंट नहीं होती हैं। अगर एक साथ इमिट होती तो सेम फेज होता, ठीक है, और समय के साथ वो फेज नियत रहता, तो जो निकलने वाली तरंगे हैं वो कोहेरेंट होती, श्योरली वो कोहेरेंट होती। लेकिन अलग अलग टाइम पे निकल रही हैं, उनके निकलने का उत्सर्जन का समय अलग अलग है, तो उनका फेज जो है इस वजह से कांस्टेंट नहीं रह पाता। और अगर दो अलग अलग सोर्सेज होंगे तो तब तो 100% दो अलग अलग सोर्सेज हैं, कोई सोर्स कभी लाइट को इमिट कर रहा है, कोई सोर्स कभी लाइट को इमिट कर रहा है, तो उनके बीच का फेज डिफरेंस कैसे कांस्टेंट रह सकता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस? कभी नहीं रहेगा। इसलिए वो सोर्सेज टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कभी भी कोहेरेंट नहीं रह सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये क्यों वापस आते हैं? जैसे कोई भी पर्सन है, जैसे आप ही हैं, कभी स्कूल से घर जाते हैं, ठीक है, घर से आप स्कूल आए सीधे, ठीक,
जैसे एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, घर से खाना पीना खाया, आप चले आए, आप आ गए हायर स्टेट, मतलब स्कूल जो है आपका वो हायर स्टेट है। अब वहाँ से छुट्टी हो गई, छुट्टी होने का जो ड्यूरेशन है, आप 5 घंटे अगर कॉलेज में व्यतीत करते हैं, ये आपका फिक्स टाइम है। उसके बाद आपको कॉलेज से जाना ही जाना है, आप किसी भी हाल में वहाँ पर रुक नहीं सकते हैं। अब कोई बच्चा ऐसा होगा जो डायरेक्ट अपने घर चला जाएगा, कोई बच्चा ऐसा होता है जो डायरेक्ट अपने घर ना जाकर अपने दोस्तों के घर होता हुआ तब जाता है, लेकिन फाइनली वो अपने घर जाएगा ज़रूर। तो यही कंडीशन एटम्स के साथ में भी होती है, ठीक है। तो ये हमने इसलिए बताया जिससे आपको एटम्स की प्रवृत्ति, उनका नेचर समझने में आसानी हो। ओके, ठीक है। होपिंग आपको ये लेक्चर कि 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज कोहेरेंट क्यों नहीं होते हैं, कोहेरेंस क्या होता है, टेम्पोरल कोहेरेंस क्या है, स्पेशल कोहेरेंस क्या है, ये सब कुछ समझाने की मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो कृपया लेक्चर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करिए। और ऑल्सो डोंट फॉरगेट द प्रेसिंग द बेल बटन। ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों। मिलेंगे अगले लेक्चर में फिर से। ओके, धन्यवाद, बाय बाय।